अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टीवी और वकार हुसैन की जानिब से पूरी उम्मत मुस्लिमा को ईद की ढेर सारी खुशियाँ मुबारक हों। और इन्हीं खुशियों को दुबाला करने के लिए हम आपकी मुलाकात उन लोगों से करवाते हैं जो वाकई आपके लिए बहुत मायने रखते हैं। ऐसे सुपर हीरोज जो आपके लिए इंस्पिरेशन और मोटिवेशन का बहुत बड़ा जरिया होते हैं। लाहौर की आरई फैमिली से ताल्लुक रखने वाली, फ्रंट फुट पर खेलने वाली बाहिम्मत खातून जिसने कभी अपने अप्स एंड डाउन में कभी हिम्मत नहीं हारी, फाइन एंड आर्ट्स में ग्रेजुएटेड, और मेरी मुराद नो बडी अदर देन उज़्मा कारदार साहिबा। वेरी गॉर्जियस एंड ब्यूटीफुल। उज़्मा साहिबा, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम वकार। और जो तुमने इतनी ढेर सारी खुशियां हमें दी, उसमें से तुम्हारा हिस्सा तुम्हें मुबारक हो। वो तो मैं आपको इंशाल्लाह प्रोग्राम के बाद लेके जाऊंगा। और सबसे पहले तो कैपिटल टीवी और वकार हुसैन की जानिब से आपको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच। और आपके तवस्सुत से कैपिटल टीवी से मैं पूरी कौम को ईद की खुशियां जो हैं वो बहुत उनकी मुबारकबाद देना चाहूँगी, क्योंकि ये वो ईद है जो हमने 2 साल के बाद हम मना रहे हैं। अल्लाह ताला का करम है, पिछले 2 साल बड़ी आजमाइश में गुजरे। बिल्कुल। कोविड के दौरान आपको पता है विकार के हम अपने जो फैमिली है, अपने मोहब्बत वाले रिश्ते हैं, उनको गले से भी नहीं लगा सकते थे। आइसोलेशन बिल्कुल आइसोलेशन में थे, ना किसी के घर आना ना जाना। बहुत ही एक मुश्किल वक़्त था पूरी मेरे ख्याल में पूरी दुनिया के लोगों के लिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये ईद बिल्कुल नॉर्मल ईद होगी इंशाल्लाह। और हम आपसे ये भी पूछेंगे कि ये आपकी नॉर्मल ईद और बड़ी खूबसूरत ईद आपकी कैसी गुजरी है? भाई बड़ा ये अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है, बहुत बड़ा इनाम है। आपको पता है कि 30 दिन जो हैं रोज़े रखे जाते हैं, और वो भी खालिसतन अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए। तो ये अल्लाह ताला ने एक मौका दिया है जिसमें वो कहते हैं कि खुशियाँ मनाओ, दूसरों को भी बांटो, और ख़ास तौर पे उन लोगों को भी ज़रूर याद रखो जो कि इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके घर में इतनी गुंजाइश नहीं है कि वो नए कपड़े बना सकें या तरह तरह के खाने खा सकें। तो उनको लाजिम है कि हम अपनी खुशियों में शामिल रखें। यही तो इस्लाम की खूबी है, और जिस तरह उम्मत मुस्लिमा इस ईद को मनाती है वो तो सबके लिए मिसाली चीज़ है। उज़्मा साहिबा, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ईद नमाज के बाद फ़ौरन क्या काम करती हैं घर आते? वकार, ईद का जो दिन होता है ना, हम लोग मॉडल टाउन में रहते हैं, और यहाँ पे पिछले कई सालों से हमारा जो एक एहतमाम होता है मॉडल टाउन पार्क में ईद की नमाज का, और उसमें ख़वातीन के लिए एक अलहदा उन्होंने पूरा मुख्तस किया होता है एरिया। और मेरे हस्बैंड पहले चले जाते हैं, उन्होंने फितराना वगैरह देना होता है। उसके बाद नमाज अगर 7:30 या जब भी वो अनाउंस करते हैं, तो फिर मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कई सालों से मैं ईद की नमाज़ के लिए जा रही हूँ, और एक इज्तिमाई जो शिरकत है उससे एक बड़ा दिल को तस्कीन मिलती है। और वो फिर नमाज का जब सिलसिला ख़त्म हो जाता है, वहाँ से ईद भी सबसे मिलते हैं, और बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद फिर हम लोग वापस घर आते हैं, और फिर यहाँ पे जो है सिलसिला फिर मुलाकातों का, फिर घर को देखना कि भी सारी शीर तैयार है, हर चीज़ मेहमानों के लिए, ट्रॉलीज़ वगैरह सेट होनी। फिर उसके बाद दरवाज़े पे जब ठक ठक होती है तो पता चलता है पूरी लाइन बच्चों की लगी हुई है, और जाहिर है उन्होंने ईदियाँ भी बटोरनी होती हैं। तो ये तो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट दिन होता है, तो इसलिए फिर ईदियों का सिलसिला शुरू हो जाता है। लेकिन एक मज़े की बात बताऊँ, जी बिल्कुल। हम बड़े मासूम थे जब हम छोटे थे। बिल्कुल। और जब हमें ईदियाँ मिलती थी तो हमें जो 100 रुपये 200 रुपये मिलते थे, तो हम बड़े खुश हो जाते थे कि ओह हो बहुत अमीर हो गए। लेकिन मेरी जो वालदा है वो फ़ौरन आती थी और कहती थी, भाई ये तो मुझे दे दो, मैंने भी तो लोगों को देनी है आगे से। हम छोटा सा मुँह लेके उनको दे देते थे। आजकल के जो बच्चे हैं वो तो मैं कहती हूँ कि 5,000 से कम का नोट जो है उनकी खातिर जमा में नहीं आता, और फिर वो कहते हैं कि जी बिल्कुल ये हम रखेंगे। खैर मैं चूंकि अब मेरी एक ग्रैंड डॉटर भी हैं, तो वो मुझे ट्रस्ट करती हैं, अपनी वालिदैन को नहीं करेंगी, मुझे ट्रस्ट करेंगे। आप रख लें, उन्हें पता है कि जी मिल जाएगा जब मैं मांगूंगी। और ये अब उसका हमने ये तोड़ निकाला है कि हमने मोटिवेट किया है अपने बच्चों को कि भी आप आपके बैंक अकाउंट हम खुलवाते हैं, उसमें आप अपनी सारी ईदी जो है जमा करें, और जब जमा हो जाए तो फिर कोई अच्छी चीज़ लें जिससे आपको फ़ायदा भी पहुँचे।
आजकल तो बैंक अकाउंट वाली आपने बात की, वो जो बाय हैंड वाला सिलसिला है ना, वो कभी वो हाथ से नहीं जाने देंगे। और आपने बताया कि बच्चों से ईदी वगैरह आप बच्चों को देती हैं, तो वालिदैन से अभी भी आपको ईद मिलती है या वो सिलसिला ख़त्म हो चुका है? बस वकार, वालिदैन की कमी बड़ी महसूस होती है, क्योंकि जब तक मेरे वालिद और वालदा हयात थे तो मैं बच्ची थी, उनके लिए हमेशा मैं बच्ची रही हूँ, और उन्होंने मेरे हर जायज़ नाजायज़ हर मेरी ज़रूरत का उन्होंने ख्याल भी रखा है। और कभी कोई ईद ऐसी नहीं गुजरी जहाँ पे ईद ही ना मिली हो, लेकिन अब सिर्फ हमारा देने वाला हाथ है। देने वाला हाथ है। और आप जब भी घर आती हैं ईद नमाज के बाद, सबसे पहले ताहिर हुसैन साहब को मिलती हैं या पहले बच्चों को मिलती हैं? अब सारी चीज़ें आज ही पूछ लोगे? ये ईद का दिन है, ये तो लोग आपको जानना चाह रहे हैं, आपके फैंस। देखिए, मेरे हस्बैंड जो है ना, वो जब आते हैं वापस तो जाहिर है कि सबसे पहले उनसे मुलाकात होती है, और उनको ख़ास शौक़ है कि सेवियों का प्याला और शीर का प्याला तैयार होना चाहिए उनके लिए। और उनसे मिलने के बाद फिर मेरा बेटा है वो आता है, फिर मैं उससे, एक ही मेरा बेटा है माशाल्लाह, उससे फिर ईद मिलती हैं, फिर वो अपनी ईद ही लेता है, फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली जो बेटियां हैं वो आहिस्ता आहिस्ता फिर आना शुरू करती हैं। तो ये सिलसिला फिर इसी तरह से चलता रहता है। और जब हमारी बच्चों की ईदी वगैरह हो जाती है, फिर हम लोग भी जाते हैं, और जो हमारे कम्युनिटी के बड़े लोग हैं या हमारे कोई पॉलिटिकल लीडरशिप है, उनसे भी मुलाकात का सिलसिला फिर दिन के वक्त रहता है। अमूमन हमारी कम्युनिटी में या अब लोगों में एक ऐसा तरीका हो चुका है कि वो ईद के दिन ख़ास प्लान्स करते हैं। तो आपके ईद के जो दूसरे दिन होते हैं, क्योंकि वो उनका रिलेटिव्स के यहाँ आना जाना होता है, तो आपके क्या ख़ास प्लान्स होते हैं? घर पे रहते हैं, एक दूसरे को, फैमिली को टाइम देते हैं, या रिलेटिव्स के यहाँ चले जाते हैं? एक ज़माना था वकार के हमको, मेरे बहुत बड़ी फैमिली है, तकरीबन मेरे घर में 150-200 के करीब माशाल्लाह सिर्फ लाहौर में। तो वो बहुत एक मुश्किल लगता था कि एक से दूसरे घर, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, और फिर बीच में आपस में सड़कों पे ही कई दफ़ा वो टकराव हो जाए। तो फिर सारी फैमिली ने सर जोड़ के फिर ये सोचा कि क्यों ना एक फैमिली डिनर रख लिया जाए। माशाल्लाह। तो अब ये होता है कि हम कई दफ़ा तो हमारे बड़े जो हैं वो होस्ट कर लेते हैं, कोई जो बड़ा होता है फैमिली में, उनके घर ईद डिनर। कोविड की वजह से तो 2 साल नहीं हुआ, लेकिन अब इंशाल्लाह दोबारा शुरू हो जाएगा। ये ट्रेडिशन है, आप कह सकते हैं। सारी हमारी फैमिली जो है वो एक जगह इकट्ठी होती है डिनर के लिए, और उसमें फिर ये होता है कि मुलाकात भी हो जाती है, ईदियाँ जो हैं वो भी मिल जाती हैं सारों को, कोई गिले शिकवे नहीं रहते हैं। वरना फिर ये होता है कि कुछ से मिल लिया, कुछ रह गए, तो फिर गिले का सिलसिला चलता रहता है। तो हमारी ये ट्रेडिशन है। वरना ये है कि इस दिन के वक्त को मेरे हस्बैंड के कुछ दोस्त अहबाब, कुछ हमारी पॉलिटिकल सर्कल्स वगैरह, वो उनका आना जाना रहता है। फैमिली हमारी डिनर पे इकट्ठे मिलती है फिर। माशाल्लाह, जो आपने ड्रेस पहना हुआ और उसके साथ मैचिंग बड़ी खूबसूरत की है, ये आपकी चॉइस है या ताहिर हुसैन साहब की? भाई ड्रेस अपना अपना। वैसे भी आपने वो अपना है अपना। अब मेरे ख्याल में हम उम्र के इस हिस्से में पहुंच गए कि ना ही एक दूसरे में मुदाखलत करें तो अच्छा है। और वैसे भी आपने आर्ट्स किया और फैशन की आपको तो माशाल्लाह काफ़ी सेंस है, और हम देख भी रहे हैं। तो ताहिर, उज़्मा कारदार साहिबा, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि वो आपको इस बार शॉपिंग पे लेके गए हैं या नहीं? शॉपिंग अपनी अपनी, बल्कि मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। मेरी माशाल्लाह 2 बेटियां हैं माशाल्लाह, और अब एक बहू है। तो होता यूँ है कि जब चांद रात आती है तो मेरे हस्बैंड मेरी बेटियों को चूड़ियों और मेहंदी के लिए लेके जाते हैं। मैं सिर्फ पीछे पीछे उनके होती हूँ जी, क्योंकि मुझे पता है कि भाई ये इनका ख़ास मौका है, और मतलब मैं बिल्कुल बीच में कोई इंटरफेयर नहीं करती हूँ। में एक बार आता है। हाँ, वो अपनी बेटियों को बहुत पैम्पर भी करते हैं जी। लेकिन उनको पता है, मुझे कहते हैं कि तुम्हें तो कुछ लेके देने का फायदा नहीं, तुमने कहना है जी मुझे ये पसंद नहीं आया कलर, तुम अगले दिन जाके तुम वो कलर चेंज करवाओगी। तो बेहतर है तो खुद ही जाके ले लो जो लेना है। चलें, ये तो आपने बड़ी प्यारी उनके बारे में बातें बता रही हैं। अब हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि मर्जी आपकी चलती है या ताहिर साहब की?
असल में हम दोनों एक दूसरे को स्पेस देते हैं। म्यूचुअल देखें अंडरस्टैंडिंग जो गाड़ी है दोनों पहियों की ऐसा ही। के बराबर होने से चलती है। शुरू से भी जो मेरी जब से शादी हुई है तो वो भी मुझे उन्होंने एक ट्रस्ट पे रिलेशनशिप है, जी वो जी भी स्पेस देते हैं, मैं भी उनको देती हूँ। जब तक तो वो दफ्तर से वापस नहीं आते थे, आर्मी में जब थे, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैं जहाँ मर्जी निकलूं और जाऊं। लेकिन जब वो घर में आ जाते थे फिर वो कहते थे कि नहीं अब तो मेरे साथ निकलो जहाँ जाना है। लेकिन आपको पता है कि पहले सियासत में वो आए और मैंने ये देखा कि मुझे तो वो नज़र ही नहीं आते। तो मैंने सोचा कि भाई अगर उनसे मुलाकात करनी है तो फिर मैं भी सियासत में कूद पड़ूं। तो फिर हम दोनों जब सियासी मैदान में आ गए तो फिर बड़ी एक अंडरस्टैंडिंग थी, बहुत सपोर्ट मुझे अपने हस्बैंड से मिली। कोई भी खातून सियासत में अमली तौर पे नहीं आ सकती अगर उनके हस्बैंड या उनकी फैमिली उनको सपोर्ट ना करें। तो मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सपोर्ट उनसे मिली है और मुझे आज तक कभी उन्होंने किसी किस्म की रुकावट मुझे का सामना नहीं करना पड़ा। बिल्कुल होना भी ऐसा चाहिए। और ना ही वो फिनिकी हैं, कहें कि जी तुम्हारे हाथ का खाना खाना है और तुम्हारे हाथ की मुझे रोटी चाय पीनी है, नहीं, वो भी मामला बिल्कुल नहीं है। बड़ी अच्छी बात है। और ऐसे आपको पता है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही घर चलते हैं। तो ये तो हमने आपकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में जान लिया। अब लोग ये जानना चाहेंगे कि आप सियासत में बड़ी दबंग हैसियत रखती हैं, बड़ी आपने अहम ओहदों पर भी फाइज रही हैं, तो आपका सियासत में सबसे बड़ा हरीफ कौन है, ये बताएं ज़रा, क्योंकि ये आवाम जानना चाहती है। मैं अपने आप का सबसे बड़ा हरीफ हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को चैन से बैठने नहीं देती हूँ। मुझे यही लगता है कि नहीं, अभी मुझे मज़ीद कोशिश करनी है, मज़ीद काविश करनी है, मज़ीद अगर कोई भी मुझे एक टारगेट दिया जाता है, जिस तरह मैं जेंडर मेन स्ट्रीमिंग की चेयरपर्सन स्टैंडिंग कमेटी की, तो उसमें जितने भी हमारे जो कमज़ोर तबका है हमारी, उसमें ख़वातीन हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं, पीपल विद स्पेशल एबिलिटीज़ हैं, उनके लिए क्या मैं कर सकती हूँ। जो भी मैं करती हूँ मुझे लगता है कि वो काफ़ी नहीं है, अब मज़ीद उनके लिए मुझे कोशिश करनी है। तो फिर अपने आप को बंदा जो है ना वो अपने आप से कंपटीशन बहुत करता है, और यही मेरे ख्याल में जब चैलेंजेस आप इस तरह से हेड ऑन लेते हैं तो फिर अल्लाह ताला आपको और मज़ीद फिर ताकत और हिम्मत भी देता है। बिल्कुल ऐसा। और बड़ी अच्छी आपने बात की है कि अभी मेरा किसी से मुकाबला नहीं है, मेरा अपने आप से मुकाबला है, और अल्लाह पाक इसमें आपको कामयाब भी करे। और आप पहले नून लीग से तहरीक इंसाफ में आने तक का सफ़र कैसे आपने किया, और मैं ये भी जानना चाहूँगा कि एक फ़ाइन एंड आर्ट्स की स्टूडेंट, उसने सियासत में दिलचस्पी क्यों ली, ऐसी क्या वजह बनी, ऐसा क्या टर्निंग पॉइंट था कि आपको सियासत में आना पड़ा? आपको मैं अगर बताऊं कि मेरे जो नाना थे वो पहले मुस्लिम मेंबर थे इंडियन कंस्टिट्यूएंट असेंबली के 1946 में, माशाल्लाह। और मेरे अम्मी के जो चचा थे वो पहले पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर थे पार्टीशन के बाद। तो ये हमारी एक फैमिली में सियासत जो है। लेकिन चूंकि मेरी शादी फिर फौज में हो गई, तो आपको पता है फौज में तो थोड़ा दूर रहना पड़ता है सियासत से। तो जब तक मेरे हस्बैंड आर्मी में रहे हम लोगों का कोई सियासत से ताल्लुक वास्ता नहीं था। लेकिन मैं अपने एक मामू थे जो रेलवे के मिनिस्टर थे पीपल्स पार्टी के, उनकी स्टेट सेक्रेटरी हुआ करती थी जब मैं कॉलेज के ज़माने में। और मुझे याद है भुट्टो के ज़माने में मैं जाके असेंबली में बैठ के प्रोसीडिंग्स देखती थी। मेरे में एक जरासीम बहुत थे सियासत के, लेकिन चूंकि मेरे हस्बैंड फौज में थे तो इसलिए मौका नहीं मिला। फिर उन्होंने जब अर्ली रिटायरमेंट ले लिया, हम यहाँ पे आके सेटल हुए लाहौर में क्योंकि उनकी वालदा अकेली थी, फिर हमने अमली सियासत में हिस्सा लेना शुरू किया। और मेरे में बड़ा मैं पैशन के साथ मुझे सियासत करने का शौक़ है, क्योंकि सियासत वो चीज़ है जिससे आप वाकई लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी ला सकते हैं। आप कवानीन ऐसे बनाएं, आप ऐसे पॉलिसीज़ बनाएं जिससे मेजॉरिटी को फ़ायदा हो। ये आप अगर सियासत में नहीं आएंगे तो ये आप काम नहीं कर सकते। तो इसलिए ये मेरे ख्याल में मेरी पैशन बहुत शुरू से रहा है। फैमिली की वजह से फैमिली और मेरे अपने अंदर भी बहुत जरासीम है। फाइन आर्ट्स जो है ये कुछ आप अजीब इत्तेफाक है कि मेरे में एस्थेटिक सेंस बहुत जो है वो कारगर होता है, और मैं हर चीज़ में चाहती हूँ कि उसकी कलर कॉम्बिनेशंस, उसका आपस में उसका एक अच्छी सेटिंग वगैरह, ये मुझे शौक़ है बहुत ज़्यादा। लेकिन जो मेरी प्रोफेशन है वो एजुकेशन है। मैं एजुकेशनिस्ट, मैंने 25 साल प्रोफेशनल एजुकेशन में मैं रही हूँ, और मैंने कुछ प्राइवेट स्कूल्स में प्रिंसिपल भी रही हूँ, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर भी रही हूँ, और
बहुत जब धरना था मुझे याद है, तो मेरी जो डायरेक्टर होती थी ना मेरे स्कूल की, तो कहती थी भाई देख लो, या तुम धरना कर लो या नौकरी कर लो, दोनों चीजें तो तुम नहीं कर सकती हो। ये तो आपने दोनों उनको करके दिखाया, और बड़ी अच्छी बात है कि सियासत को आपने कभी ज़ाती मुफाद के लिए इस्तेमाल नहीं किया। और मैं ये जानना चाहूँगा कि जब भी आप पंजाब असम्बली की बड़ी अहम मेंबर रही हैं, और कभी इत्तेफाक हुआ है? अभी भी हूँ। हाँ, और वो तो हमें पता ही है। तो आपको कभी ऐसा लगा है कि आपकी, क्योंकि काफ़ी तू मैमा होती है और गालम गलोच और एक दूसरे पर तनकीदी नज़रों से देखा जाता है, तो आपकी कभी ऐसी लड़ाई हुई किसी से? माशाल्लाह मुझे तो लगता है कि आप बड़ी हम्बल पर्सनैलिटी हैं, और वैसे भी आपका नहीं हुआ होगा, तो आपका कोई ऐसा सीन हुआ है पंजाब असम्बली में? वकार, मैं बिलीव करती हूँ कि हम रोल मॉडल्स हैं जी। बाकी सोसाइटी में, ख़ास तौर पे यूथ के लिए, बच्चियों के लिए। ऐसा। और अगर हम एक डिसेंसी नहीं मेंटेन करेंगे और एक डिकोरम नहीं मेंटेन करेंगे, तो फिर हम आगे क्या पैगाम, उनको हम क्या वैल्यूज़ दे रहे हैं, हम उनको क्या सिखा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में एक हमें असूलों पे रहना चाहिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो दलील के साथ जी। आगे लेके बढ़ना चाहिए। जी। ना कि चीखो पुकार करके। चीखना पुकारना तब शुरू होता है जब आपकी दलील ख़त्म हो जाती है। जी। तो मेरे ख्याल में ये, लेकिन मैं जब खान साहब के साथ थी, तो आपको पता है स्ट्रगल पीरियड में जब हम अपोजिशन में होते हैं, तो उसमें बड़ा आपको दबंग तरीके से भी आपको बिल्कुल सही निश्तर बरसाने क्योंकि हम लोग सड़कों पे थे। मैंने जनाब जेलें भी काटी हैं, मैंने आपको पता है कि मैं रिक्शों पे भी गई हूँ, मैं टांगों पे भी गई हूँ, मैं वैगन्स पे भी गई हूँ, बड़ी दूर दूर जलसे। इंसाफ के हर कारकुन का यही सीन है, और सड़कों से पुलिस के साथ भी टकराओ। आपने शायद वो वीडियोस देखी होंगी। तो जब एक चीज करनी होती है, फिर आपको पूरे जज्बे के साथ आपको करनी पड़ती है। ऐसा, और उसमें खास तौर पे अगर एक कॉज के लिए आप निकले हो, उस वक्त तो हम बिल्कुल, यही हमारा सोच थी कि हम एक कॉज के लिए निकले हैं।